हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल अंजू एग्जाम अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे पूर्व प्रतियोगिता में बाजार के रूप में एवं मूल्य निर्धारण एवं उसके सरल अनुप्रयोग, जो एनसीईआरटी क्लास 12 माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4 है। और इससे भी जितने भी प्रश्न बनने लायक हैं यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी बीपीएससी टीआरई 4 या डीएसएसबी अन्य टीचिंग एग्जाम में जितने भी प्रश्न बनने लायक हैं उनको हम लोग देखेंगे। आज हम लोग 30 हाई लेवल एमसीक्यू को देखेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का ये पहला प्रश्न। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आज का पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्व प्रतियोगिता की सबसे उपयुक्त परिभाषा प्रस्तुत करता है। ऑप्शन ए है ऐसा बाजार जहां केवल एक विक्रेता हो। ऑप्शन बी है ऐसा बाजार जहां बहुत से क्रेता एवं विक्रेता समरूप वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं तथा कोई भी फर्म मूल्य को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन सी है ऐसा बाजार जहां उत्पाद विभेद हो। ऑप्शन सी डी है ऐसा बाजार जहां प्रवेश-पूर्व प्रतिबंध हो। बताइएगा प्रश्न नंबर 1 क्या होगा। तो पूर्व प्रतियोगिता का सबसे उपयुक्त परिभाषा यह है कि ऐसा बाजार जहां बहुत से क्रेता एवं विक्रेता समरूप वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं तथा कोई भी फर्म मूल्य को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी सही होगा। पूर्व प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता होते हैं, समरूप उत्पाद होता है, स्वतंत्र प्रवेश और निर्गमन होता है, पूर्ण जानकारी जैसी विशेषताएं होती हैं और प्रत्येक फर्म प्राइस टेकर होती हैं और इंडस्ट्री प्राइस मेकर होता है, यानी मूल्य का निर्धारण इंडस्ट्री करता है और उसको स्वीकार फर्म करती है। प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 है। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है पूर्व प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म मूल्य स्वीकारक होती है। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है किसी एक फर्म द्वारा उत्पादन में परिवर्तन करने से बाजार मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन ए है केवल एक सही है, ऑप्शन बी है केवल 2 सही है, ऑप्शन सी है दोनों सही है और सही व्याख्या भी है और ऑप्शन डी बोल रहा है कि दोनों गलत है। और ये जो टॉपिक चल रहा है परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स चल रहा है, 2 दिन में ये क्लास खत्म हो जाएगा। उसके बाद तैयारी चल रही है माइक्रो इकोनॉमिक्स का टीजीटी पीजीटी सिलेबस के अकॉर्डिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक वाइज कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा और साथ में एमसीक्यू भी कराया जाएगा। और इसके साथ साथ हम लोग जीएस की भी तैयारी कर रहे हैं। मंडे से सुचारू रूप से कक्षाएं एकदम अच्छे से चलेंगी। 2 दिन में एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए, आगे और कुछ बताया जाएगा। बताइएगा कौन सा सही है। तो दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, यानी पूर्व प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म मूल्य स्वीकारक होती है और किसी एक फर्म द्वारा उत्पादन में परिवर्तन करने से बाजार मूल्य में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जी बिल्कुल दोनों सही है और दोनों व्याख्या है। यानी पूर्व प्रतियोगिता का विशेषता आप लोगों को देखना है, इसका विशेषता देखिएगा और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और इसमें कैसे उत्पाद पाए जाते हैं और इसमें इसका उत्पादन बदलने पर भी बाजार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन और कारण है पूर्व प्रतियोगिता में फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है। कारण दिया है बाजार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य लेने पर फर्म की बिक्री शून्य हो जाती है। ऑप्शन ए है दोनों सही है, दोनों व्याख्या है, दोनों सही है और आर ए की व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन बी है ए दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। बताइएगा कौन सा उत्तर सही होगा। प्रश्न नंबर 3 तो कौन सा सही है। दोनों सही है और दोनों व्याख्या भी कर रहा है, आर ए की व्याख्या कर रहा है। यानी पूर्व प्रतियोगिता में फर्म की मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होती है, यानी ऐसा बनता है पूर्व प्रतियोगिता में और बाजार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य लेने पर फर्म की बिक्री शून्य हो जाती है। दोनों स्टेटमेंट सही है। प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है। समरूप उत्पाद, स्वतंत्र प्रवेश एवं निर्गमन, उत्पाद विभेद, बड़ी संख्या में क्रेता एवं विक्रेता। क्या होगा। उत्पाद विभेद। पूर्व प्रतियोगिता में उत्पाद विभेद की विशेषता नहीं पाई जाती है, यानी समरूप वस्तुएं पाई जाती हैं।
और इसकी विशेषता है बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता भी होते हैं, स्वतंत्र प्रवेश और निर्गमन भी होता है, समरूप उत्पाद भी होते हैं। यहाँ पे फर्म प्राइज टेकर होती है और इंडस्ट्री प्राइज मेकर होता है। प्रश्न नंबर 5 है, पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग की मांग एवं पूर्ति के संतुलन बिंदु पर क्या निर्धारित होता है? केवल मूल्य, केवल मात्रा, ऑप्शन सी है संतुलन मूल्य एवं संतुलन मात्रा दोनों, ऑप्शन डी है केवल लाभ। कौन सा उत्तर सही होगा? तो क्या होगा? संतुलन मूल्य और संतुलन मात्रा दोनों, ऑप्शन सी सही होगा। यानी पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग की मांग एवं पूर्ति के संतुलन बिंदु पर क्या निर्धारित होता है? तो संतुलन मूल्य और संतुलन मात्रा दोनों निर्धारित होता है। यानी पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग स्तर पर मांग और पूर्ति के प्रतिच्छादन बिंदु से संतुलन बिंदु यानी इक्विलिब्रियम प्राइस और संतुलन मात्रा यानी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दोनों निर्धारित होती है। प्रश्न नंबर 6 है, स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। स्टेटमेंट देख लीजिए तो ऑप्शन दिखाती हूँ। स्टेटमेंट 1 है, पूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन मूल्य मांग एवं पूर्ति की पारस्परिक क्रियाओं से निर्धारित होता है। स्टेटमेंट 2 है, यदि बाजार में मांग बढ़ जाए और पूर्ति स्थिर रहे तो संतुलन बढ़ जाएगा। ऑप्शन है 1 सही है, 2 सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। प्रश्न नंबर 6 तो देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन मूल्य मांग और पूर्ति की परस्पर क्रियाओं से निर्धारित होता है। तो जी बिल्कुल निर्धारित होता है। और यदि बाजार में मांग बढ़ जाए और पूर्ति स्थिर रहे तो संतुलन मूल्य बढ़ जाएगा। तो जी ये भी सही है, इसलिए दोनों सही है और व्याख्या भी है, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 7 है, यदि किसी वस्तु की पूर्ति बढ़ जाए और मांग अपरिवर्तित रहे तो संतुलन मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा या पहले से फिर घट जाएगा? पहले बढ़ेगा फिर घट जाएगा। प्रश्न नंबर 7 तो क्या होगा? यदि किसी वस्तु की मूल्य बढ़ जाए और मांग अपरिवर्तित रहे तो संतुलन मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वह घट जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 8 है, कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। बाजार संतुलन पर मांग की मात्रा पूर्ति की मात्रा समान होती है। क्या दिया है कथन? बाजार संतुलन पर मांग की मात्रा पूर्ति की मात्रा के समान होती है। कारण दिया है संतुलन मूल्य पर न तो वस्तु की कमी होती है और न ही अधिशेष होता है। ऑप्शन ए दिया है, दोनों सही है। ऑप्शन बी दिया है, दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। ऑप्शन डी दिया है, सी दिया है, ए सही आर गलत है। और ऑप्शन डी दिया है ए गलत और आर सही है। बताइएगा। प्रश्न नंबर 8 तो दोनों सही है और दोनों व्याख्या भी है। यानी बाजार संतुलन पर मांग की मात्रा पूर्ति की मात्रा समान होती है। जी बिल्कुल करेक्ट है। और उसका व्याख्या कर रहा है कि संतुलन मूल्य पर न होने पर वस्तु की कमी होती है। तो मतलब संतुलन मूल्य पर न तो वस्तु की कमी होती है और न ही अधिशेष की स्थिति उत्पन्न होती है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। यानी जब ओडी बराबर क्यूडी बराबर क्यूएस होता है तो बाजार संतुलन स्थापित करता है। यानी क्वांटिटी ऑफ डिमांड बराबर क्वांटिटी ऑफ सप्लाई होता है तो वहाँ पे बाजार संतुलन स्थापित होता है। इस स्थिति में न तो अतिरिक्त मांग होती है और न ही अतिरिक्त आपूर्ति होती है। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बाजार में वस्तु का अधिशेष उत्पन्न हो जाता है? ऑप्शन है प्राइस बराबर इक्विलिब्रियम प्राइस, ऑप्शन बी प्राइस इज लेस देन इक्विलिब्रियम प्राइस, ऑप्शन सी है प्राइस इज ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम प्राइस, ऑप्शन डी है डिमांड बराबर सप्लाई। कौन सा होगा? किस स्थिति में वस्तु का अधिशेष उत्पन्न होगा? तो प्राइस इज ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम प्राइस, ऑप्शन सी सही होगा। यानी जब बाजार मूल्य संतुलन मूल्य से अधिक होता है तब पूर्ति मांग से अधिक हो जाती है, जिससे अधिशेष उत्पन्न होता है। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फॉर्म ऑफ मार्केट द प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन अध्याय का सर्वश्रेष्ठ निष्कर्ष प्रस्तुत करता है? यानी जो हम लोग अध्याय पढ़ रहे हैं इसका सबसे उपयुक्त निष्कर्ष कौन सा हो सकता है? ऑप्शन ए है बाजार मूल्य केवल क्रेता द्वारा निर्धारित होता है, ऑप्शन बी है पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार मूल्य मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है, ऑप्शन सी दिया है, ध्यान से देखिए, ऑप्शन बी दिया है पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार मूल्य मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है तब प्रत्येक फर्म मूल्य स्वीकारक होता है, और ऑप्शन सी दिया है केवल फर्म
प्रत्येक फर्म अपना अलग मूल्य निर्धारित करती है। और डी दिया है केवल सरकार द्वारा मूल्य निर्धारित होता है। कौन होगा? तो इसका निष्कर्ष सबसे अधिक स्पष्ट यही है कि पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार मूल्य मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है तथा प्रत्येक फर्म मूल्य स्वीकारक होती है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 11 है, स्टेटमेंट वाले प्रश्न हैं। प्रश्न देखिए, विचार करना है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है बाजार मांग वक्र सभी उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत मांग वक्रों का क्षैतिज होता है। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि बाजार पूर्ति वक्र सभी फर्मों की व्यक्तिगत पूर्ति वक्रों का क्षैतिज योग होता है। ऑप्शन ए दिया है दोनों एक सही है, ऑप्शन 2 दिया है 2 सही है, ऑप्शन सी दिया है दोनों सही है, ऑप्शन डी दिया है दोनों गलत है। बताइएगा। प्रश्न नंबर 11, तो दोनों सही है। और मतलब बाजार मांग वक्र सभी उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत मांग वक्रों का क्षैतिज योग होता है। और स्टेटमेंट 2 है कि बाजार पूर्ति सभी फर्मों की व्यक्तिगत पूर्ति वक्रों का क्षैतिज योग होता है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 12 है, यदि बाजार मूल्य संतुलन मूल्य से कम हो तो बाजार में क्या स्थिति उत्पन्न होती है? अधिशेष की, कमी की, संतुलन की, समान लाभ की? बताइएगा। यदि बाजार मूल्य संतुलन मूल्य से कम हो तो बाजार में कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी? तो क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा, शॉर्टेज हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। यानी जब बाजार मूल्य संतुलन मूल्य से कम होता है तो मांग की मात्रा पूर्ति की मात्रा से अधिक हो जाती है, जिससे वस्तु की कमी उत्पन्न हो जाती है। प्रश्न नंबर 13 है, पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में फर्म केवल सामान्य लाभ अर्जित करता है। इसका कारण दिया है असामान्य लाभ नई फर्मों के प्रवेश को आकर्षित करता है। ऑप्शन ए दिया है दोनों सही है, व्याख्या भी है। ऑप्शन बी दिया है दोनों सही है, व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी दिया है ए सही आर गलत है। ऑप्शन डी दिया है ए गलत आर सही है। प्रश्न नंबर 13, कौन सा सही होगा? दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है। यानी पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में फर्म केवल सामान्य लाभ अर्जित कर सकती है, ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, और असामान्य लाभ नई फर्मों के प्रवेश को आकर्षित करती है। जी बिल्कुल, ऑप्शन ए सही होगा। यानी दीर्घकाल में असामान्य लाभ मिलने पर नई फर्म प्रवेश करते हैं, जिससे पूर्ति बढ़ जाती है और अंततः लाभ सामान्य स्तर पर आ जाता है। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा बाजार रूप एक ही विक्रेता की विशेषता रखता है? कौन सा बाजार रूप सिंगल सेलर की विशेषता रखता है? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली या ओलिगोपोली? परफेक्ट कंपटीशन का मतलब होता है पूर्ण प्रतियोगिता, मोनोपोलिस्टिक मतलब एकाधिकारिक प्रतियोगिता, मोनोपोली का मतलब एकाधिकार, और ऑप्शन डी है ओलिगोपोली का मतलब होता है अल्पाधिकार। प्रश्न नंबर 14, तो कौन सा बाजार है जो एक विक्रेता की विशेषता रखता है? तो वो है मोनोपोली। ऑप्शन सी सही होगा। इसमें केवल एक विक्रेता होता है। और ओलिगोपोली में कुछ विक्रेता यानी 2 से 10 तक होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में अनंत होते हैं, मोनोपोलिस्टिक में भी अनंत होते हैं, और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में समरूप वस्तुएं पाई जाती हैं, जबकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिफरेंशिएशन पाया जाता है, यानी प्रोडक्ट में भिन्नता पाई जाती है, वस्तु विभेद पाया जाता है। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा बाजार रूप कुछ बड़ी फर्मों द्वारा नियंत्रित होती है? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोसोनी? प्रश्न नंबर 15, कुछ जहाँ दे देगा ना तो वहाँ पे ओलिगोपोली होगा। कुछ जहाँ भी कुछ बड़ी फर्में दे देगा ना तो वहाँ पे ओलिगोपोली यानी अल्पाधिकार होगा। ऑप्शन सी सही होगा। और अल्पाधिकार का सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ओपेक है। प्रश्न नंबर 16 है, स्टेटमेंट वाले प्रश्न हैं, विचार करना है। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? एक बोल रहा है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में उत्पाद विभेद पाया जाता है, यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पाया जाता है। स्टेटमेंट 2 दिया है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में विक्रेता होते हैं। ऑप्शन ए दिया है केवल एक सही है, ऑप्शन बी दिया है केवल 2 सही है, ऑप्शन सी दिया है दोनों सही है, ऑप्शन डी दिया है दोनों गलत है। प्रश्न नंबर 16, तो क्या होगा?
दोनों सही है। यानी जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, यानी एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता होता है, इसमें उत्पाद विभेद पाए जाते हैं। और एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में विक्रेता और क्रेता होते हैं। जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है ये पूर्ण प्रतियोगिता की कुछ विशेषताएं लिए होता है और कुछ मोनोपोली के, दोनों को मिक्सचर जो विशेषताएं होती हैं वह एकाधिकार में पाए जाते हैं। नंबर 17 प्रश्न 17 है, निम्नलिखित में से किस बाजार में प्रवेश और निर्गमन पर सर्वाधिक प्रतिबंध होता है? परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, मोनोपोली में या मोनोपोसोनी में? प्रश्न नंबर 17 बताइएगा। प्रश्न नंबर 17 तो कौन होगा? मोनोपोली में। ऑप्शन सी सही होगा। एकाधिकार जो प्रतियोगिता होता है बाजार में, प्रवेश और निर्गमन पर सर्वाधिक प्रतिबंध होता है। ऑप्शन सी सही होगा। यानी मोनोपोली में कानूनी, तकनीकी एवं आर्थिक बाधाओं के कारण नई फर्मों का प्रवेश अत्यंत कठिन होता है। प्रश्न नंबर 18 है, और मोनोपोली का उदाहरण, सबसे सर्वोत्तम उदाहरण भारत में रेलवे है। रेलवे जो मतलब जोन है वो मोनोपोली का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 18 है, कथन और मतलब कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन बोल रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता में किसी फर्म का औसत आय वक्र क्षैतिज रेखा होता है। कारण दिया है, प्रत्येक अतिरिक्त इकाई समान बाजार मूल्य पर बेची जाती हैं। ऑप्शन ए दिया है, दोनों सही है और आर ए की व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन बी दिया है, ए और बी दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। ए सही है, आर गलत है, और ए गलत, आर सही है। बताइएगा प्रश्न नंबर 18 कौन सा सही होगा? तो देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता में किसी फर्म का औसत आय वक्र क्षैतिज रेखा में होता है। जी बिल्कुल होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रत्येक अतिरिक्त इकाई समान बाजार मूल्य पर बेची जाती हैं। दोनों सही है और व्याख्या भी है। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर, और पूर्ण प्रतियोगिता में प्राइस बराबर, पूर्ण प्रतियोगिता में प्राइस AR और AMR समान होता है, और ये डिमांड लाइन है, इसे ही प्राइस कहा जाता है, और इसी के बराबर AR होता है और इसी के बराबर MR होता है। यानी प्रत्येक इकाई समान मूल्य पर बिकती है, इसलिए AR वक्र क्षैतिज होता है। प्रश्न नंबर 19 है, यदि बाजार में वस्तु की मांग घट जाए और पूर्ति अपरिवर्तित रहे तो सामान्य संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, या पहले बढ़ेगा फिर घटेगा? पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। प्रश्न नंबर 19 तो क्या होगा? तो यदि बाजार में वस्तु की मांग घट जाए और पूर्ति अपरिवर्तित रहे तो संतुलन मूल्य पर ये होगा कि घट जाएगा, संतुलन मूल्य घट जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। मांग घटने पर डिमांड कर्व बाईं ओर स्थानांतरित हो जाती है और पूर्ति स्थिर रहते हुए संतुलन मूल्य और संतुलन मात्रा दोनों घट जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विभिन्न बाजार रूपों के बारे में सही है? ऑप्शन ए है, पूर्ण प्रतियोगिता में केवल एक विक्रेता होता है। ऑप्शन बी है, मोनोपोली में उत्पाद समरूप होता है तथा अनेक विक्रेता होते हैं। ऑप्शन सी है, ओलिगोपोली में बड़ी संख्या फर्में बाजार पर नियंत्रण रखती हैं। ऑप्शन डी है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में उत्पाद पूर्णतः समरूप होता है। प्रश्न नंबर 20 क्या होगा? तो देखिए, विभिन्न बाजार रूपों के बारे में सही जो है यह है कि ओलिगोपोली में बड़ी संख्या फर्में नियंत्रित रखती हैं। इस प्रकार प्रश्न नंबर 20 का उत्तर ऑप्शन सी सही होगा। कौन सा? ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न, मतलब ओलिगोपोली की सबसे बड़ी प्रमुख विशेषता यही होती है कि बाजार में कुछ बड़ी फर्में होती हैं और प्रत्येक फर्म के निर्णय का प्रभाव अन्य फर्मों पर पड़ता है, और इसमें कार्टेल का भी वो किया जाता है, कार्टेल भी बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 21 है, पहले प्रश्न को देख लीजिए, ऑप्शन दिखाती हूँ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए दिया है, अरे स्टेटमेंट 1 दिया है, पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकालीन संतुलन पर प्राइस बराबर MC बराबर AC बराबर AR बराबर MR होता है। स्टेटमेंट 2 दिया है, दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता फर्म केवल सामान्य लाभ अर्जित करती है। ऑप्शन है 1 सही है, 2 सही है, ऑप्शन सी दोनों सही है, ऑप्शन डी दोनों गलत है। क्या सही होगा? तो देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकालीन संतुलन पर
प्राइज, जो ये लाइन है यही प्राइज है, यही एमसी है, यही एसी है, यही एआर है और यही एमआर है। तो ये स्टेटमेंट 1 सही है। और आप स्टेटमेंट 2 दिया है, दीर्घकाल में पूर्व प्रतियोगिता में केवल फर्म सामान्य लाभ प्राप्त करती है, तो जी ये भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन दोनों सही है, ऑप्शन सी सही होगा। यानी दीर्घकाल में नई फर्मों के प्रवेश और निर्गमन के कारण केवल सामान्य लाभ रह जाता है। संतुलन पर प्राइस बराबर एमसी बराबर मिनिमम, एसी बराबर एआर बराबर एमआर होता है। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा बाजार रूप परस्पर निर्भरता की विशेषता रखता है? तो वो बाजार है ओलिगोपोली, ऑप्शन सी सही होगा। 22 का ऑप्शन सी सही है। ओलिगोपोली में कुछ फर्में होती हैं, कुछ का मतलब 2 से 10 तक की फर्में होती हैं और बड़ी फर्में होती हैं, और प्रत्येक फर्म का मूल्य एवं उत्पादन संबंधी निर्णय अन्य फर्मों को प्रभावित करता है। प्रश्न नंबर 23 है कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन दिया है मोनोपोली में फर्म प्राइस मेकर होती है, और रीजन उसका दिया है मोनोपोली में वस्तु का कोई निकट विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। ऑप्शन ए है दोनों सही है, व्याख्या है। ऑप्शन बी दोनों सही है, व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही आर गलत। ऑप्शन डी है ए गलत आर सही है। बताइएगा। प्रश्न नंबर 23, तो देखिए मोनोपोली में फर्म प्राइस मेकर होती है, जी बिल्कुल होती है, और इसका कारण यही है कि मोनोपोली में कोई निकट विकल्प उपलब्ध नहीं होता है, जी दोनों सही है और व्याख्या भी है। प्रश्न नंबर 24 है यदि किसी वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों समान अनुपात में बढ़ा दिया जाए तो संतुलन मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगी, बढ़ेगी, अपरिवर्तित रहेगी, शून्य हो जाएगी? प्रश्न नंबर 24, तो क्या होगा? बढ़ेगी। ऑप्शन बी सही होगा। यानी जब मांग और पूर्ति दोनों बढ़ती हैं तो संतुलन मात्रा निश्चित रूप से बढ़ती है। संतुलन मूल्य का प्रभाव मांग और पूर्ति की वृद्धि पर निर्भर करता है। प्रश्न नंबर 25 है। प्रश्न को देखिए, ऑप्शन दिखाती हूँ। निम्नलिखित कथनों पर फॉर्म द मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर प्राइस कंपटीशन अध्याय का सर्वश्रेष्ठ मुख्य निष्कर्ष क्या है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है सभी बाजारों के मूल्य विक्रेता निर्धारित करते हैं। ऑप्शन बी है विभिन्न बाजार रूपों में मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया अलग अलग होती है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मूल्य मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। ऑप्शन सी दिया है प्रत्येक बाजार में फर्म प्राइस टेकर होती है। ऑप्शन डी दिया है सभी बाजारों में उत्पाद पूर्णतः समरूप होते हैं। बताइएगा कौन सा सही होगा? तो क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा। यानी विभिन्न बाजार रूपों में मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया अलग अलग होती है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार मूल्य मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 26 है। प्रश्न देखिए, ऑप्शन दिखाती हूँ। स्टेटमेंट वाले प्रश्न हैं। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग मूल्य निर्धारक जबकि फर्म मूल्य स्वीकारक होती है। यानी पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग प्राइस मेकर होता है जबकि फर्म प्राइस टेकर होता है। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि किसी एक फर्म द्वारा मूल्य बढ़ाने पर उसकी बिक्री लगभग शून्य हो जाती है। ऑप्शन है एक सही है, ऑप्शन बी 2 सही है, ऑप्शन सी दोनों सही है, ऑप्शन डी दोनों गलत है। बताइएगा कौन सा सही होगा? तो देखिए पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग मूल्य निर्धारक होता है जबकि फर्म मूल्य स्वीकारक होता है। ये परफेक्ट कंपटीशन का एक महत्वपूर्ण विशेषता है और ऐसा प्रश्न बन चुका है, इसको नोट कर लीजिएगा या ध्यान दीजिएगा। मतलब पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग प्राइस मेकर होता है जबकि फर्म प्राइस टेकर होता है, और किसी फर्म द्वारा मूल्य बढ़ाने पर उसकी बिक्री लगभग शून्य होता है। जी दोनों सही है और व्याख्या भी है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन सी सही होगा। और जितने भी मार्केट हैं, परफेक्ट कंपटीशन या ओलिगोपोली, सबकी विशेषताओं को देख लीजिएगा। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, इससे प्रश्न बनता ही बनता है। प्रश्न नंबर 27 है। निम्नलिखित में से कौन सा बाजार रूप विज्ञापन पर सर्वाधिक निर्भर करता है? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट मोनोपोली। प्रश्न नंबर 27, तो कौन होगा? सेलिंग कास्ट किस में लगती है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। ऑप्शन सी सही होगा। यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में उत्पाद विभेद होने के कारण फर्में विज्ञापन और ब्रांडिंग के माध्यम से ग्राहकों को आकर्षित करते हैं।
प्रश्न नंबर 28 है, कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन बोल रहा है संतुलन मूल्य पर बाजारों में न तो कमी होती है और न ही अधिशेष। इसका कारण है संतुलन बिंदु पर मांग की मात्रा पूर्ति की मात्रा के समान होती है। जी बिल्कुल, ऑप्शन देखिए, दोनों सही है, व्याख्या है, दोनों सही नहीं है, दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही आर गलत, ऑप्शन डी ए गलत आर सही है, बताइएगा। प्रश्न नंबर 28 तो क्या है, दोनों सही है और व्याख्या, यानी समान संतुलन मूल्य पर बाजार में न तो किसी की कमी होती है और न ही अधिशेष होती है। बिल्कुल, इसका कारण है संतुलन बिंदु पर मांग की मात्रा पूर्ति की मात्रा के समान होती है। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 29, यदि किसी वस्तु की मांग बढ़ जाए और पूर्ति भी बढ़ जाए लेकिन मांग में वृद्धि पूर्ति की तुलना में अधिक हो तो संतुलन मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, शून्य हो जाएगा? प्रश्न नंबर 29 क्या होगा? तो बढ़ेगा, ऑप्शन ए सही होगा। यानी जब मांग में वृद्धि पूर्ति की वृद्धि से अधिक होती है तो बाजार में ऊर्ध्व दबाव उत्पन्न होता है और संतुलन मूल्य बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्ण प्रतियोगिता का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है? ऑप्शन ए है प्रत्येक फर्म अपना मूल्य स्वयं निर्धारित करती है। ऑप्शन बी है बाजार मूल्य मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है जबकि प्रत्येक फर्म उस मूल्य को स्वीकार करती है। ऑप्शन सी है केवल सरकार मूल्य निर्धारित करती है। ऑप्शन डी है बाजार केवल एक विक्रेता है। तो क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा, यानी बाजार मूल्य मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है और प्रत्येक फर्म मूल्य को स्वीकार करती है। जी बिल्कुल, और यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान दीजिएगा मोनोपोलिस्टिक परफेक्ट कंपटीशन का। दोस्तों, इस प्रकार हम लोग का पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार के रूप में मूल्य निर्धारक एवं सतत सरल उपयोग चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग कल पढ़ेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। कल अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार को देखेंगे और इसके बाद एक और चैप्टर बच जाएगा। मंडे तक इसको कंप्लीट करके हम लोग अपने सिलेबस के अनुसार जीएस और सब्जेक्ट दोनों को साथ साथ लेकर चलेंगे। तैयारी जोरों से चल रही है, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। और जो भी कमी लगे, जो भी आपको समझ में ना आए, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है।